नमस्कार, एनालाइजर में आपका स्वागत है। आप लोगों को मालूम है कि अधीक्षक के पद आ चुके हैं जिसमें 55 पद हैं और इसके अंतर्गत जो इसका सेकेंड पेपर है, सेकेंड पार्ट है, पेपर तो एक ही होगा, भाग 2 जो है, जो कि अधिनियम या फिर विशेष चीजें जिसमें है उसको किस प्रकार से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। संभावित परीक्षा तिथि भी दे दी गई है कि 18 जनवरी 2026 को आपकी ये परीक्षा होनी है। समय बहुत कम है, बहुत स्मार्ट इस तरीके से चीजों को पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के आपका सिलेक्शन संभव होगा। तो ये तो 55 पद के विषय में आप लोग देख ही चुके होंगे। अब हम बात करेंगे योग्यता वगैरह के विषय में, पिछले वीडियो में बात हो गई थी। हम बात करेंगे मुख्य रूप से कि क्या आपकी स्ट्रेटेजी, क्या रणनीति होनी चाहिए, खासकर सेकेंड पेपर को लेकर के। सेकेंड पेपर मतलब सेकेंड भाग को लेकर के, जिसमें सेकेंड भाग जो है, भाग 2 बालकों से संबंधित, सामान्य ज्ञान से संबंधित चीजें आपको पढ़नी है। अगर आप खुद से पढ़ते हैं तो भी, या फिर आप कहीं क्लास लेते हैं, कहीं पर पढ़ते हैं, तो भी आपको किन किन तरीकों से चीजों को ध्यान रखना होता है। क्योंकि क्लास आप कहीं भी लें, कुछ भी पढ़ें, कुछ न पढ़ें, वो चीजें कुछ मायने नहीं रखती। मायने रखता है कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, सिलेक्शन के लायक आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, वही चीज मायने रखता है। तो मेहनत तो आपको भी करनी ही पड़ेगी। अकेले शिक्षक की मेहनत कर लेने मात्र से आपका सिलेक्शन होना पॉसिबल नहीं है। वैसे कोशिश तो मेरी यही रहेगी कि क्लास जो पढ़ाऊं उसमें आपको कम से कम मेहनत करना पड़े। फिर भी आपको कुछ चीजें जरूर ध्यान रखनी है जब भी आप कोई अधिनियम पढ़ते हैं। तो जैसे मान लेता हूं आपका यहाँ पर जिस पॉइंट पर अगर हम बात करें, मैं मान लेता हूं आज हम बात करने वाला हूं सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की। अब सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की अगर महत्वपूर्ण विषय पर बात करें कि इसमें आपको क्या क्या चीजें ध्यान देने योग्य हैं या क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए, तो सबसे पहला तो आपका सवाल यही होना चाहिए कि क्या सूचना का अधिकार अधिनियम आने से पहले क्या ऐसी स्थिति बनी कि सूचना का अधिकार अधिनियम लाना पड़ा। ठीक, अभी एक अधिनियम को लेकर के उदाहरण बता रहा हूं, बाकी अन्य चीजों पर भी आप इसी तरीके से इसी फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या कारण से थे कि ये अधिनियम लाना पड़ा हमको, ये सबसे पहला चीज आपके पास स्पष्ट होना चाहिए। क्योंकि आजकल जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वह धारा मिलाइए, कौन सी धारा में क्या है, कौन सी धारा में क्या है, ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जा रहा। क्यों लाया गया, उसके पीछे के कंसेप्ट को जानने का प्रयास करता है आपसे एग्जामिनर। आप इस अधीक्षक के पद के महत्व को अगर देखना चाहते हैं, इसके सिलेबस के महत्व को देखना चाहते हैं, तो एक बात आपको स्पष्ट कर देता हूं कि जब भी सीजीपीएससी कोई सेकेंड क्लास ऑफिसर का पद के लिए एग्जाम लेती है, तो सेकेंड क्लास ऑफिसर के पद के एग्जाम में सबसे पहला प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है और इंटरव्यू होता है। चूंकि आपका इसमें जो अधीक्षक वाला पोस्ट है, इसमें किसी प्रकार का मेंस का प्रावधान नहीं है। प्रीलिम्स में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो तथ्यात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, मेंस में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह आपके अवधारणा को जानने की कोशिश की जाती है। तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां अगर आपके पास किसी प्रकार का मेंस का प्रश्न पत्र नहीं होगा, यानी प्रीलिम्स एक ही पेपर होगा, वन डे एग्जाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, तो जाहिर सी बात है सेकेंड क्लास ऑफिसर के लिए आप बनने जा रहे हैं सेकेंड क्लास ऑफिसर, तब की स्थिति में उसी पेपर में एग्जामिनर को आपसे अवधारणा संबंधित भी प्रश्न पूछना है। तो मुख्य रूप से इसमें जो प्रश्न पूछा जाएगा वो कंसेप्ट बेस्ड ही प्रश्न होगा। और अभी सीजीपीएससी जिस प्रकार से यूपीएससी को फॉलो कर रही है, तो यूपीएससी को अगर फॉलो करेगी तो फिर धारा से प्रश्न आपसे बहुत कम पूछे जाएंगे। इस चीज को ध्यान रखें, उसके पीछे का कंसेप्ट क्या था उससे आधारित प्रश्न होगा। दूसरा बिंदु जो आपको ध्यान रखना है किसी अधिनियम में, कि क्या इस अधिनियम के आने से पहले कोई ऐसा अधिनियम था, और यदि ऐसा पहले अधिनियम था तो क्या कारण था जिस कारण की वजह से हमको नया अधिनियम लाना पड़ा। जैसे सूचना का अधिकार अधिनियम है, तो सूचना के अधिकार अधिनियम से पहले कोई अधिनियम था क्या इस तरीके का, या किसी राज्य ने लागू किया था क्या, कौन से राज्य ने पहले लागू किया था, यह भी आपको पता होना चाहिए। या फिर सूचना के अधिकार अधिनियम आने से पहले कौन कौन से राज्यों ने सूचना का अधिकार अधिनियम लागू कर रखा था,
ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। कारण में आप महत्वपूर्ण चीज अगर देखना चाहें तो कोई आंदोलन वगैरह है तो उस आंदोलन को जरूर देखिए, क्योंकि आंदोलन से संबंधित भी प्रश्न आपसे पूछता है। कारण में स्पेसिफिक आंदोलन से संबंधित पूछेगा कि कौन सा आंदोलन सूचना के अधिकार अधिनियम को लाने के पीछे उत्तरदायी रहा है। तो ये चीजें आपको जरूर देखनी है। ठीक, पहले कोई अधिनियम था वो भी आपको देखना है। दूसरा, जिसको सबसे अगला पॉइंट, जिसको सबसे बच्चे छोड़ देते हैं या फिर नहीं पढ़ना पसंद करते या फिर नहीं पढ़ते हैं, वो होता है शब्दावली। जिस शब्दावली को आप अन्य नाम से जानते हैं, जिसको कहा जाता है परिभाषा, उसको जानना बहुत जरूरी है कि सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत, मैं बोल रहा हूं छोटी छोटी चीजें पूछता है, कौन कौन सी चीजें सूचना में आएंगी। आपसे पूछा, आपने परिभाषा नहीं पढ़ा, धारा पढ़ लिया, सब कुछ रट लिया, कोई फायदा नहीं। तो ये चीज आपको याद रखिए। धारा याद करना एक सेकेंडरी मुद्दा है, ध्यान रखिएगा। धारा याद करना एक द्वितीयक विषय है, वो आप पढ़ते पढ़ते खुद ब खुद याद हो जाएगा, आपको उसके लिए याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप अच्छे से पढ़ें तो, या फिर अच्छा क्लास ज्वाइन करें तो आपको शब्दावली पर विशेष ध्यान देना है। और इसके बाद आपको ध्यान देना है जिसको कहा जाता है इफ एंड बट। ये चीज आपको हर अधिनियम में ध्यान रखने वाला बिंदु है। इफ एंड बट ये क्या कहता है? ये कहना चाहता है कि किसी अधिनियम में मान लेते हैं किसी धारा के अंतर्गत XYZ का प्रावधान है, और अगर XYZ पूरा नहीं हुआ तो क्या ABC का प्रावधान है। यानी अगर एक कंडीशन पूरा नहीं होता है तो क्या दूसरा कंडीशन लागू होगा, कौन सी परिस्थिति में दूसरा कंडीशन लागू होगा। इस इफ एंड बट को आपको पढ़ना अति आवश्यक है। कुल मिला के जब आप एक अधिनियम पढ़ते हैं तो उस अधिनियम को पढ़ने के बाद आपको वो अधिनियम आपके दिमाग में चलना चाहिए, आपको उसके लिए दोबारा उस अधिनियम को पढ़ने की देखने की जरूरत ना पड़े। तो इफ एंड बट वाला क्लॉज आपको बहुत विशेष तौर पर देखना है। और इसके अलावा अधिनियम में कुछ और चीजें होती हैं, जैसे जिसको कहा जाता है अनुसूची, लिस्ट। इस अनुसूची को भी आप छोड़ देते हैं। इस अनुसूची का संबंध, अनुसूची में कौन कौन सी चीजें शामिल होंगी, ये पहला सवाल आपका होना चाहिए। और अगर कोई अनुसूची को आप पढ़ रहे हैं तो उस अनुसूची का संबंध अधिनियम की किस धारा से है, अनुसूची का संबंध अधिनियम की किस धारा से है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से बहुत कंसेप्चुअल तरीके से आप चीजों को पढ़ेंगे तभी जाकर के सिलेक्शन होगा। वैसे कंसेप्चुअल चीजें समय मांगती हैं, चीजों को समझने के लिए समय देना पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं, उसके लिए मैं बैठा हुआ हूं, आपको पढ़ाऊंगा। चीजें आपको जिस समय आप पढ़ेंगे, मैं तो आपको ये चीज नहीं बोल सकता कि आप जिस समय पढ़ाऊंगा वो चीज आपको याद हो जाएगी। मैं किसी भी प्रकार से आपको याद कराने के पक्ष में नहीं हूं, मैं इस पक्ष में हूं कि जो चीज मैं आपको पढ़ाऊं वो चीज आपके व्यवहार में आ जाना चाहिए, आपके बिहेवियर में वो चीज दिखना चाहिए कि जो चीज आपने पढ़ा वो आपके बिहेवियर में। आप समझे नहीं? मैं समझाना ये चाहता हूं कि याद करी हुई चीजें भूलना बहुत आसान है। यानी जो चीजें आप याद करेंगे उसे आप भूल जाएंगे, लेकिन जो चीज आपके व्यवहार में आ जाएगी उस चीज को आप भूलेंगे नहीं। अगर आप साइकिल चलाना शुरू से जानते हैं, सीख गए हैं, आपके व्यवहार में आ गई है, तो आप उसको भूल नहीं सकते, बिल्कुल नहीं भूल सकते। तो मैं याद कराने की गारंटी आपको नहीं देता, लेकिन मैं आपके व्यवहार में लाने की बात जरूर करूंगा कि जो चीजें आप पढ़ेंगे वो चीज आपके व्यवहार में आ जाए। और अगर वो चीज आपके व्यवहार में आ गई, इसका मतलब यही है कि अब वो चीज आप अपने जीवन भर याद रखेंगे। यानी
हर चीज अगर इफ एंड बट व्यवहार में आ गया तो आप समझ जाएंगे कि भाई ये कंडीशन होगा तो ऐसा बनेगा, वो कंडीशन होगा तो वैसा बनेगा। अगर मैं चाहूं एक ट्रेडिशनल तरीके से आपको पढ़ाना तो ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाऊं तो ये अधिनियम जितने हैं हर अधिनियम केवल 1 या 2 क्लास में कवर हो सकता है, लेकिन मैं वैसा नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा मेन मुद्दा होगा कि वो आपके व्यवहार में आए, आप उसके लिए बार बार उसके लिए मेहनत करने की आवश्यकता आपको न पड़े, ये मेन मुद्दा हो। इसीलिए मैं जो भी चीजें पढ़ाऊंगा वो चीजें आपके व्यवहार में आए, इस उद्देश्य से पढ़ाऊंगा और आपको भी इसी उद्देश्य से पढ़ना चाहिए। अगर मैं कहूं कि समय कितना लगने वाला है आपको, ये चीजें अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रख लीजिए, ठीक। तो हम जो क्लास शुरू करेंगे वो क्लास हम शुरू करने वाले हैं सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 से ही। और एक चीज और मेरे प्यारे साथियों आप लोग को बता देना चाहता हूं कि ये सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अगर आप खुद से पढ़ते हैं, खुद से पढ़ना चाहते हैं तो खुद से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने जो पॉइंट्स बताए उन पॉइंट्स को आपको याद जरूर रखना है कि उसी अनुसार पढ़ना है। लेकिन एक चीज जरूर ध्यान रखना है कि जो भी अधिनियम आप सूचना का अधिकार अधिनियम डाउनलोड कर रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, वह आवश्यक तौर पर अपडेटेड होना चाहिए। अगर अपडेटेड नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। जैसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पुराना वाला पढ़ लिया और 2019 में इसमें बहुत सारे संशोधन कर दिए गए, तो फिर आपको जो एग्जामिनर होता है वो भी जानता है क्या कि ये बच्चा पुराना वाला पढ़ा होगा, हो सकता है, लेकिन अपडेटेड ना पढ़ा हो। तो करंट में जो चीजें 2019 में इसमें जो परिवर्तन हुए वो परिवर्तन आपको पढ़ने पड़ेंगे, तब जाकर के सिलेक्शन होगा। आसान है वैसे, एक बार अगर आप एक अपना डेवलप कर लेते हैं अपना विचार, अपना सोच कि मेरे को इस तरीके से पढ़ना है, तो फिर उस तरीके से पढ़ना आसान हो जाएगा आपके लिए। अभी तक आप शायद पढ़ते आए होंगे चीजों को रटने या धाराओं को याद करने के विषय में, लेकिन फिर मैं कहता हूं धाराओं को याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन उसको व्यवहार में लाना सबसे मुश्किल काम है। तो हमको काम करना है व्यवहार में लाने के लिए। आज के 5 साल बाद, 3 साल बाद हो ना हो, क्या पता आपका सिलेक्शन हो कि ना हो, कोई गारंटी नहीं है, किस्मत की कोई बात नहीं है। क्या पता आप जा रहे हैं उसी समय आप नहीं पहुंच पाए एग्जाम हॉल, किसी कारण से तैयारी किया पहुंच नहीं पाए, पहुंचे लेकिन दिमाग खराब है। तो आपके अंदर ये चीजें तो होनी चाहिए, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप उस तरीके से चीजों को लोगों को बता तो सकें, इतना आपके व्यवहार में आना चाहिए वो जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं। इस चीज को विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। तो हम सूचना के अधिकार अधिनियम से चीजों को शुरू करेंगे। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको आपको पढ़ना है, जैसे किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम जो कि 2015 में आया और जिसको 2021 में संशोधित कर लिया गया। तो ध्यान रखना है, अगर आप खुद से पढ़ते हैं तो ये ध्यान रखना है कि आपको 2015 वाला नहीं पढ़ना है, ठीक, क्योंकि 2015 वाला क्या हो गया, ओल्ड हो गया, पुराना हो गया। आपको संशोधित वाला पढ़ना है 2021 वाला। और किस पैटर्न में पढ़ना है, जो मैंने आपको बताया, किशोर न्याय संरक्षण नियम 2016 जिसको 2022 में संशोधित कर दिया गया। अब देखिए, अब यहीं से बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको समझ में नहीं आता कि भाई एक बार लिखा अधिनियम और एक बार लिखा नियम। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चे, जब भी कोई अधिनियम बनाया जाता है तो उस अधिनियम में जो मुख्य मुख्य बिंदु होते हैं उसको लिख लिया जाता है। जैसे लिख दिया गया कि सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को सूचना प्राप्त करने का अधिकार होगा, लेकिन वह अधिकार कैसे होगा, आप आवेदन किसके पास करेंगे, आवेदन कितने दिन में आगे बढ़ेगा, जो छोटी छोटी बातें होती हैं उन छोटी छोटी बातों को नियम के अंतर्गत कवर किया जाता है। और जिसका अधिनियम होता है, जैसे केंद्र सरकार यानी संसद ने कोई अधिनियम बनाया है तो उसके लिए फिर केंद्र सरकार नियम बनाएगी, और यदि राज्य सरकार ने यानी राज्य विधानसभा ने बनाया है तो उसके लिए राज्य सरकार नियम बनाएगी। तो वो नियम आपको पढ़ना है, ठीक। तो इस तरीके से थोड़ा सा अगर ध्यान देकर के पढ़ेंगे, अगर आपका
क्या बोलते हैं, क्वालिफिकेशन मैच करता है कि आप सोशियोलॉजी से हैं, सोशल वर्क एमएसडब्ल्यू वाला है, या फिर साइकोलॉजी है, या फिर आपका कानून यानी एलएलबी वाला है, तो आपके लिए एग्जाम में बना हुआ है, बहुत बेहतर है। सेकेंड पार्ट ही आपको पूरी तरीके से तैयार करना है और पूरी तरीके से सेकेंड पार्ट ही आपको सिलेक्शन तक ले जाएगा। फर्स्ट पार्ट में बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है, सबके नंबर लगभग एवरेज आएंगे। सेकेंड पार्ट इसलिए भी मजेदार है, इसलिए भी पढ़ना आवश्यक है क्योंकि इसमें नंबर जो है वो 100% है, मैथ्स जैसे नंबर है। इसी प्रकार के अधिनियम वाले क्लास थे महिला पर्यवेक्षक में, महिला पर्यवेक्षक जिसमें पढ़ाया 60 प्रश्न पूछा परिसीमित वालों के लिए, उसमें से 59 प्रश्न पढ़ाए हुए में से आए। सामान्य जो भर्ती थी उसमें 20 प्रश्न पूछा अधिनियम वाले पार्ट से और 20 के 20 प्रश्न आए। तो पढ़ाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन ये आएगा। अगर इस एवरेज के साथ चलूं तो मैं कह सकता हूं कि अगर अधिनियम वाला पार्ट पूरे मेहनत और मशक्कत से पढ़ा जाए तो कुछ नहीं तो 100 प्रश्न पूछेगा तो 95 प्रश्न तो पढ़ाए हुए में से ही आएगा। और अगर 95 प्रश्न आता है तो इस 95 प्रश्न को आप डील कितना करते हैं, कितना बना पाते हैं, ये आपके ऊपर है। आपके ऊपर भी नहीं है, आप कितना समय और भरोसा मेरे कोर्स के ऊपर देते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। जितना समय और भरोसा देंगे उतना बेहतर तरीके से आपका ये बनेगा। अब बात करते हैं अधिनियम वाले पार्ट को अगर छोड़ दें तो अगले पार्ट पर चलते हैं जिसमें लिखा है बाल कल्याण एवं विकास। इसमें लिखा है सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2.0। तो ये जो आंगनबाड़ी पोषण 2.0 है, इससे पहले क्या 1.0 आया था तो क्या कारण थे कि सक्षम 2.0 लाया गया, आंगनबाड़ी कब आया, कैसे आया, ये सारी चीजें आपको इसको में पढ़ना है। इसमें हर एक शब्द का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। मिशन का क्या मतलब है, सक्षम का क्या मतलब है, पोषण 2.0 का क्या मतलब है। उसी प्रकार से फिर कुपोषण, एनीमिया, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, ये सारे पॉइंट जो लिखे हैं, सबसे पहले तो यही पता चलना चाहिए कि कुपोषण क्या है। कुपोषण अगर पॉइंट आप पकड़ लिए तो कुपोषण के अंतर्गत 2 बिंदु आप देख सकते हैं। क्योंकि आप छत्तीसगढ़ स्तर के एग्जाम दे रहे हैं तो आप छत्तीसगढ़ और इंडियन 2 लेवल पे इसको बांट सकते हैं। छत्तीसगढ़ लेवल पे बांटेंगे तो छत्तीसगढ़ में कुपोषण की दर देख सकते हैं, इंडियन में कुपोषण की दर देख सकते हैं, यानी प्रतिशत देख सकते हैं। कब कब हमने कुपोषण में अच्छा काम किया, कब बुरा काम किया, ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी। एनीमिया को उसी प्रकार से देखना पड़ेगा कि एनीमिया क्या है, एनीमिया के लिए कौन से योजनाएं चलाई जा रही हैं, ये सब चीजें बहुत क्या बोलते हैं एक दूसरे से इंटरलिंक्ड करके चीजों को देखना पड़ेगा। कुपोषण का प्रबंधन, कुपोषण की पहचान कैसे की जाती है, कुपोषित बच्चों की देखभाल, ये सब मैं महिला पर्यवेक्षक में पहले पढ़ाया हूं तो आपको बेहतर तरीके से इन चीजों को पढ़ा सकता हूं, हो सकता है। फिर संतुलित आहार लंबे समय से पढ़ते आ रहे हैं, कौन सी बीमारी होती है, विटामिन ए की कमी, विटामिन बी की कमी से, ये सब चीजें पढ़ना है। फिर बच्चों की सामान्य बीमारियां कौन कौन सी होती हैं, जैसे कृमि हो गया, कृमि के लिए क्या उपचार है, एनीमिया हो गया, एनीमिया के लिए क्या उपचार है, बच्चे का बाल झड़ना एक सामान्य सी बात हो गई है, उसके लिए क्या उपचार है। दिव्यांग बालकों के लिए केंद्र और राज्य शासन द्वारा संचालित योजनाएं, बालकों की शिक्षा केंद्र और राज्य शासन द्वारा संचालित योजनाएं और कार्यक्रम जो भी है। फिर हम देखेंगे बाल संरक्षण एवं देखभाल, मिशन वात्सल्य चलाया गया था, उसमें कौन कौन सी योजनाएं शामिल है। पीएम केयर्स योजना है, उसके अंतर्गत कब चालू हुआ, कब अनाउंस हुआ, क्या क्या प्रावधान है, कितने लाभान्वित हुए, कौन से सन में कितने लाभान्वित हुए, ये सब चीजें देखनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री बाल उदय योजना, इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ बाल कोष है, सक्षम नीति है, बाल संरक्षण नीति है, चाइल्ड हेल्पलाइन जो बनाया गया उसके लिए स्कीम फॉर केयर एंड सपोर्ट टू विक्टिम अंडर सेक्शन 4 एंड 6 ऑफ पॉक्सो एक्ट, अगर कोई विक्टिम होता है उनको क्या क्या चीजें संरक्षण के रूप में मिलेगी पॉक्सो एक्ट के तहत। बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जो कि आगे ऊपर भी पढ़ा होगा हमने, बाल अधिकार संरक्षण आयोग ऊपर में भी दिया गया होगा, देखिएगा। मानसिक दिव्यांगजन निःशुल्क विवाह प्रति बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, ये बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 ऊपर में भी दिया है, लेकिन नीचे क्यों दिया है तो हम उसके जो करंट चीजें हैं उसको पढ़ेंगे, वो तो आयोग के बारे में पढ़ेंगे उसमें, लेकिन उसका आयोग का अध्यक्ष कौन है, कब कौन अध्यक्ष बना, कैसे बना, वो सब चीजें हमको इसमें पढ़नी हो।
फिर बाल संरक्षण देखभाल दिशा में उल्लेखनीय कार्य करने पर दिए जाने वाले कौन से पुरस्कार हैं? बाल संरक्षण से संबंधित मुद्दे जैसे हिंसा, शोषण, बाल विवाह, ट्रैफिकिंग वगैरह। फिर विवाह मुक्त, बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान जो अभी वर्तमान में चालू भी हुआ है, पहले भी था लेकिन अभी इसको नया वो दिया जा रहा है, क्या बोलते हैं, बल दिया जा रहा है और तेजी से इसको चलाया जा रहा है ताकि छत्तीसगढ़ में बाल विवाह हो ही ना। अभी बाल विवाह हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा। संस्थागत देखरेख के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? जैसे क्रेच हो गया, जैसे आंगनबाड़ी संस्थान हो गए, ये सब चीजें। दत्तक ग्रहण, फास्टर केयर, स्पॉन्सरशिप और आफ्टर केयर कार्यक्रम। आफ्टर केयर कार्यक्रम क्या है, कैसे होता है? आफ्टर केयर मतलब बाद के केयर, जन्म के बाद के केयर, शिशु समुदाय वगैरह। फिर बाल मनोविज्ञान है, बाल मनोविज्ञान लक्षण ये भी है लेकिन थोड़ा छोटा सिलेबस। फिर बच्चों के सर्वोत्तम हित के आपातकाल सेवाएं, चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098 कब शुरू हुआ, इसमें कौन कौन सी शिकायत हो सकती है, ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी। और इसके लिए आपको चाहिए या तो एक प्रॉपर नोट्स जिसको आप खुद से बनाएं, या और क्योंकि वो मिलेगा नहीं कहीं, वैसा नोट्स कहीं मिलेगा नहीं, तो दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप कहीं पर क्लास ज्वाइन कर लें और क्लास में ही नोट्स मिले और पढ़ाएं, तो दोनों चीजों को आप देख सकते हैं। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो मेरे बताए हुए नियमों को फॉलो करके, तरीकों को फॉलो करके अपनी पढ़ाई को और बेहतर कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये सब चीजें हैं, चूंकि एक ही पेपर है उसमें सब चीजें पूछनी है उससे, तो आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा, मेहनत से पढ़ना पड़ेगा, चीजों को सेटअप करके पढ़ना पड़ेगा, एक क्या बोलते हैं सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपको ये पोस्ट मिलने वाला है। अगर आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए, जी जान लगा दीजिए। 2 महीने हैं, 3 महीने हैं, इस 2-3 महीने में एकदम अपने आप को तपा दीजिए और तपा करके बन जाइए अधीक्षक। मेहनत लगेगा थोड़ा, लेकिन बस इस 3 महीने का मेहनत और 3 महीने के बाद एक अच्छा पोस्ट, सेकेंड क्लास ऑफिसर का पोस्ट, क्या बुरा है? मेहनत करिए मेरे साथ, मैं पढ़ाऊंगा। हमारे कोर्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये नंबर है 94 064 21 014। कई लोग कोर्स के फीस को लेकर के महत्वपूर्ण तौर पे कॉल या मैसेज कर रहे हैं। देखिए, इस कोर्स का फीस है 10,000 रुपए प्लस जीएसटी। जीएसटी तो अब देना ही पड़ता है भाई, सरकार लेती है। लेकिन इसके अंतर्गत टॉप 20 को ऑफर था, जिसमें टॉप 20 वालों को 5,000 रुपए प्लस जीएसटी लिया जा रहा था। अगर ये ऑफर होगा, और एक और ऑफर था जिसमें कि केवल 5,000 रुपए ही लिया जा रहा था। तो अगर ये ऑफर होगा तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके बात कर सकते हैं। फीस के बारे में कई लोगों का है कि भाई फीस ज्यादा है, इस विषय में भी मैं स्पष्टीकरण आपको दे देता हूं। फीस के विषय में भी बता देता हूं। फीस ज्यादा है, मुझे पता है कि फीस ज्यादा है। इसके 2-3 कारण हैं। पहला तो क्वालिटी, अगर आप क्लास देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, या पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि फीस ज्यादा नहीं है, कम है एक्चुअल में। दूसरा कारण है कि इसमें बच्चों का कम होना, क्योंकि कम बच्चे हैं इस फील्ड में, तो कम बच्चे होने की वजह से हमको तो उतना ही संसाधन लगाना पड़ेगा पूरा पढ़ाने के लिए। तो अगर कम बच्चे हैं तो फिर थोड़ा सा ज्यादा फीस होना लाजमी है। लेकिन बस इतना ही कह सकता हूं कि इस पूरे को अगर अच्छे तरीके से आप केवल सेकेंड पार्ट को ही मेरे साथ पढ़ लेते हैं, फर्स्ट पार्ट को आप खुद से भी पढ़ते हैं, तो आपके हाथ में अधीक्षक का पोस्ट होगा। मैं चाहूंगा कि इस बार जितने भी पोस्ट आए हैं 55 के 55 हमारे बच्चे लेकर के जाएं, बेहतर करें, अच्छा करें। लेकिन आपको ये लग सकता है थोड़ा सा ज्यादा कम, लेकिन वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है, क्या कम फीस दे करके आप अपने आप को सेटिस्फेक्शन का वो लेवल दे पा रहे हैं क्या कि हाँ मैं पढ़ा और कंप्लीट पढ़ा, सिलेक्शन हुआ चाहे नहीं हुआ अलग बात है। और सिलेक्शन ना होने वाली बात रखते ही क्यों है? अच्छा पढ़िए, बेहतर पढ़िए। क्यों लंबे समय से क्या कोर्स ही ज्वाइन करके पढ़ना है या सिलेक्शन लेना है? मुख्य मुद्दा सिलेक्शन लेना है, मुख्य मुद्दा कोर्स ज्वाइन करना नहीं है कि कोर्स ज्वाइन किया, पढ़ा नहीं, कोई फायदा नहीं।
तो मेहनत से पढ़िए, मन लगा करके पढ़िए। फीस ज्यादा होने का यही कारण है कि क्वालिटी, समय लगता है, संसाधन लगता है, उस हिसाब से हम फीस रखते। तो फीस में और डिस्काउंट पॉसिबल नहीं होगा। अगर इसमें जो भी डिस्काउंट होगा 1220 के लिए था ये, तो अगर ये होगा तो आपको ये मिल जाएगा, नहीं होगा तो ये मिलेगा। लेकिन फीस में और डिस्काउंट नहीं होगा, तो फीस के डिस्काउंट के लिए ना कहें। अगर फीस में डिस्काउंट करूंगा तो मुझे क्वालिटी गिराना पड़ेगा, और क्वालिटी गिराने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कितना भी डिस्काउंट करेंगे और क्वालिटी गिरा देंगे, उससे अच्छा कहीं और भी ज्वाइन कर लें आप, शायद वहां कम फीस में आपको मिल जाए। नमस्कार। क्योंकि कम क्वालिटी वाला मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, ये बात को ध्यान रखिए भाई। थोड़ा मुश्किल होता है कि हम कम क्वालिटी में पढ़ाएं। अपने साथ थोड़ा जस्टिफिकेशन वाला मामला जो होता है, मतलब अपने आप को अच्छा नहीं लगता कि बच्चा पढ़ा, उसका समय गया। मेन मुद्दा तो समय है, मेन मुद्दा पैसा ही नहीं, मेन मुद्दा तो समय है। क्या ये समय चला जाएगा तो फिर अधीक्षक का पद फिर से आएगा? क्या नहीं आएगा। तो वही समय मेन मुद्दा है। तो वो चीज मेरे साथ थोड़ा मुश्किल होता है मेरे को पढ़ा पाना, कि मैं चीजों को छोड़ छोड़ के या फिर बंदर की तरह जंप कर करके पढ़ाऊं, तो मुश्किल हो जाएगा। तो फीस में कम करने की बात ना करें। अगर क्वालिटी क्लास चाहिए तो ज्वाइन जरूर करें। नमस्कार।